नमस्कार स्टूडेंट्स, निशांत अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो से हम लोग जनरल अवेयरनेस अबाउट एनवायरनमेंट के जो मैराथन क्वेश्चंस है वो कवर करेंगे। अगर आप सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता है कि ये टॉपिक आप लोगों के सिलेबस में इंक्लूड करा गया है। तो इसके ऊपर में मैंने बोला था कि 300 के अराउंड में क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा और एक ही वीडियो में होगी, तो एक ही वीडियो पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये कुछ पार्ट्स में मिलेगा, डेली बेसिस पे मैं अपलोड करूंगा वीडियोस 30 क्वेश्चंस के। ये पहला इसका सेट है जिसके अंदर हम लोग 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस अगर आपने कवर कर लिया तो श्योर शॉट है कि 30 क्वेश्चंस करके हम लोग इसके कुछ 10 सीरीज करेंगे तो 300 वीडियोस होगी। डेली बेसिस पे आपको देखना है और आराम से 10 दिन का समय अभी आपके पास है। आराम से 10 दिन में आपके 300 क्वेश्चंस जो है कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है। निशांति एकेडमी टेलीग्राम चैनल और निशांति एकेडमी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ये पूरा का पूरा वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग का जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय, जो इकोसिस्टम जो टर्म है वो कॉइन करा गया है, वो किसके द्वारा कॉइन करा गया है, ये क्वेश्चन है। तो पहली बार इकोसिस्टम का जो टर्म है वो कॉइन करने वाला था अर्थर टैंसले। ठीक है, कब? 1935 में, 1935 में इस टर्म को कॉइन करा गया था, किसके द्वारा? तो अर्थर टेंसले के द्वारा। नेक्स्ट है नंबर 2, सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। हु फर्स्ट यूज्ड एंड डिफाइंड इकोलॉजी इन 1866? 1866 में पहली बार इकोलॉजी टर्म को यूज करने वाला और उसे डिफाइन करने वाला कौन था? तो अर्नेस्ट हैकल नाम था इसका, अर्नेस्ट हैकल। तो जो ऑप्शन 2 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, ह्यूमन आर स्लोली द प्रोडक्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट। बहुत डीप लाइन है। एक्चुअल में ये लाइन ये कह रही है कि जो ह्यूमन है, जो मनुष्य है, वो एनवायरनमेंट का स्लोली प्रोडक्ट है। स्लोली प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ, जिस तरीके के एनवायरनमेंट में मनुष्यों को रखा जाता है उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है मनुष्य धीरे धीरे कर ग्रेजुअली रूप से उसमें ढल जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप एक जो है उष्णकटिबंधीय एरिया के अगर किसी पर्सन को उठा करके अगर हिमालय पे ले जाके छोड़ दोगे, ठीक है? अगर वो सर्वाइव कर लेगा तो धीरे-धीरे वहाँ का जैसा परिस्थिति है, जैसा सिचुएशन है, उसके अनुसार उनकी बॉडी क्या हो जाएगी, एडॉप्ट करनी शुरू हो जाएगी। ठीक है? ये मनुष्यों के साथ नहीं होता, ये सभी जानवरों, सभी जीवों के साथ ये संभव है। ठीक है? सभी जीवों के साथ ये पॉसिबल होता है। जैसा एनवायरनमेंट जिसे मिलता है, वो उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग धीरे-धीरे करके डेवलप करने लगता है। तो यहाँ पे यही लाइन है कि ह्यूमन्स आर स्लोली स्लोली, ये जो प्रोसेस होता है ये स्लो प्रोसेस होता है, ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट, उनके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो ढल जाते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब ये हुआ। तो ये क्या है? ये एक्चुअल में एक सत्य है, एक फैक्ट है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर होगा। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, हैबिटैट इज ए, हैबिटैट हिंदी में बात करें तो आवास। तो आवास क्या होता है? जहाँ पे कोई पर्सन, कोई जीव जो है वो रहता है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो। रहता है इन द सेंस ऑफ मतलब वो उसका नेटिव प्लेस होता है। ठीक है? जहाँ पे वो सर्वाइव कर सकता है, जहाँ पे उसे अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं। ठीक है? तो हैबिटेट क्या है? तो एक पर्टिकुलर एरिया, एक ऐसा एरिया जो कि इनहैबिटेड होता है। ठीक है? इनहैबिटेड का मतलब प्लांट्स और एनिमल्स वहाँ पे रह सकते हैं बिना किसी रुकावट के। ठीक है? तो जो ऑप्शन 3 है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर 5। 5 नंबर का क्वेश्चन है, बायोम इज अ नेचुरल कम्युनिटी ऑफ, बायोम किसे कहते हैं? कोई एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया मतलब एक बहुत बड़ा एरिया जिसका क्लाइमेटिक कंडीशन सेम है। ठीक है? तो अगर कोई एक ऐसा एरिया है जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन सेम है तो उस एरिया के जितने भी लिविंग होंगे, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, उन सभी को एक साथ मिला करके हम लोग बायोम कहते हैं। तो बेसिकली व्हाट इज बायोम? बायोम is the total number of plants and animals present in a geographical area। तो ऑप्शन 3 जो है ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो छठा नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, द मेन कार्बन सिंक एब्जॉर्बिंग CO2 इज। कार्बन सिंक क्या होता है? कार्बन सिंक्स उसे कहते हैं जो एनवायरनमेंट से कार्बन या कार्बन से जुड़े हुए जो गैसेस हैं उसे एब्जॉर्ब करता है। ठीक है? जैसे CO2 को एब्जॉर्ब करता है कौन? फॉरेस्ट। ठीक है? तो यहाँ पे मेन कार्बन सिंक कौन है? तो फॉरेस्ट इसका राइट आंसर है। ठीक है? जो फॉरेस्ट है, जंगल है, वो क्या करता है? जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है प्लांट्स के अंदर, तो वो CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। तो फॉरेस्ट में चूंकि प्लांट्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है तो ये CO2 को बहुत ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं। तो इसीलिए जो है कार्बन सिंक का जो मेन एग्जाम्पल है वो क्या है? मेरा यहाँ पे फॉरेस्ट।
नेक्स्ट 7 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 7वां नंबर का क्वेश्चन है द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज। जो फूड चेन होता है उसके अंदर सोर्स ऑफ एनर्जी मेन कौन है या मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? बच्चा वाला क्वेश्चन है, सन सबको मालूम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। आइडेंटिफाई द पावरफुल ग्रीन हाउस गैस। अब जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो बहुत तरह की होती है। जैसे जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है H2O वाटर। वाटर में क्या? वाटर वेपर, ठीक है? वाटर वेपर सबसे इम्पोर्टेंट मतलब सबसे खतरनाक, ठीक है? ग्रीन हाउस गैसेस है, ठीक है? वेपर। खतरनाक मतलब जितना ज़्यादा आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में जितनी ज़्यादा नमी होगी, उतनी ज़्यादा आपको गर्मी लगेगी, ठीक है? उतना चिपचिपा-सा जो है मौसम होता है, आपको बोलोगे यार अजीब-सा लग रहा है, इरिटेशन सा लग रहा है, ठीक है? तो H2O जो है, ये मेन ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है? इसके अलावा CO2 है, इसके अलावा जो है आपका O3 है, ओज़ोन है, इसके अलावा CH4 है, मीथेन ऐसे लिखते हुए चलना, ये इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? इसके अलावा CFC है, ठीक है? कार्बन फ्लोरोकार्बन, इसके अलावा HFC है, इसके अलावा अगर बात करें तो एक तो आपका ये हो गया NF3 है, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड कहते हैं इसको, NF3 है, तो ये कुछ जो है ग्रीन हाउस गैसेस है। यहाँ पे पावरफुल पूछा है, तो पावरफुल मुझे पता है कौन है, वाटर वेपर, तो वाटर वेपर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रेगमेटिक पॉसिबलिज्म इम्प्लाइज। अब सबसे पहले तो आपको ये मतलब पता होना चाहिए प्रेगमेटिक पॉसिबलिज्म क्या होता है। देखो, आपको पता है कि एनवायरनमेंट के पास सारी चीजें हैं, हर तरह का रिसोर्स अवेलेबल है, तो आप बोलोगे हाँ सर। अब इस रिसोर्स को कंज्यूम कौन करता है सबसे ज्यादा क्वांटिटी में? तो ह्यूमन, ठीक है? मनुष्य कंज्यूम करता है। क्यों? क्योंकि वो ग्रिडी नेचर का होता है, लालच होता है उसके अंदर, उसे चाहिए सब चीज एक दिन में कवर हो जाना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, प्रैग्मेटिक पॉसिबिलिज्म ये कहता है कि प्रैग्मेटिक का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, प्रैक्टिकल बेसिस पे, ठीक है? प्रैग्मेटिक होना चाहिए, जो चीज प्रैक्टिकल हो। पॉसिबिलिज्म मतलब पॉसिबिलिटीज उसकी होनी चाहिए। तो एनवायरनमेंट के पास हर तरह की पॉसिबिलिटीज है, ठीक है? हर तरह की पॉसिबिलिटीज है मनुष्यों के एक्सेस करने के लिए, लेकिन मनुष्य को क्या चाहिए? जो प्रैक्टिकल है, जो वास्तविक में होना चाहिए, जो अकॉर्डिंगली उसकी वो एक्सेस कर सके, जो सही है उसे जो है ग्रेजुअली वो एक्सेस करे। ये नहीं कि एक ही बार में सारा ले ले। जितनी नीड है उसके अकॉर्डिंग वो एनवायरनमेंट से ले। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रैग्मेटिक पॉसिबिलिज्म कहते हैं। तो प्रैग्मेटिक पॉसिबिलिज्म क्या इम्प्लाई करता है? तो इसको मैं देखो यहाँ पे मैन हैज़ टू एक्सेस, ठीक है? एंड यूटिलाइज़ रिसोर्सेस अकॉर्डिंगली। मतलब जो ज़रूरत है, जो उपयोग के लायक है, उसे वो क्या करेगा? एक्सेस करेगा। ऐसा नहीं कि जैसे ही सुना कि हिमालय के अंदर बहुत तरह के मिनरल्स हैं, प्रचुर मात्रा में, तो इंडिया ने ऑर्डर करा हिमालय तोड़ दो। हिमालय को ब्लास्ट करके सारा उसका मिनरल निकाल दो। ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है? क्यों? क्योंकि इससे एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है? हो सकता है कि हमारा एक्जिस्टेंस ही खत्म हो जाए। ठीक है? तो प्रैग्मैटिक पॉसिबिलिज़्म यही होता है कि ग्रेजुअली जो है, अकॉर्डिंगली जो ज़रूरत है, उस चीज़ को एक्सेस करना। ठीक है? क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इंक्लूडेड इन द बायोस्फीयर? बायोस्फीयर में क्या इंक्लूड करा गया है? तो हाइड्रोस्फीयर जो है इज़ अ पार्ट ऑफ बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर इज़ अ पार्ट ऑफ बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर इज़ अ पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। तो हमें पता है कि ये तीनों जो हैं बायोस्फीयर के अंदर आते हैं। बायोस्फीयर के अंदर लिथोस्फीयर, ठीक है? जो स्थल मंडल है, जो जहाँ पे जो स्थल है, जो ज़मीन है वाला जो पोर्शन हो गया वो, हाइड्रोस्फीयर जो जली वाला जो पार्ट हो गया वो, और एटमॉस्फेयर जो एयर वाला जो पार्ट हो गया, ये तीनों मिलकर के जो है बायोस्फीयर का पार्ट बनती हैं। ठीक है? तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा। 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन अ क्वेस्ट टू फाइट ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फॉलोइंग स्टेटमेंट को जो है कंसीडर करिए कि जो ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए जो है इन द क्वेस्ट ऑफ मतलब उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है? ग्लोबल वार्मिंग के फाइट से जुड़ा हुआ है। पहला असर्शन दिया हुआ है, दूसरा रीज़न दिया हुआ है। असर्शन क्या है यहाँ पे? असर्शन क्या है यहाँ पे? नेचुरल सिंक सच एज ओशियन एंड फॉरेस्ट आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्बन सिंक। जो नेचुरल सिंक है, ठीक है, जैसे कि ओशियन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्बन सिंक। बिल्कुल सही है ये। कार्बन सिंक का जो मुख्य स्रोत कौन कौन सा है? फॉरेस्ट है, ओशियन है, ये सब मुख्य स्रोत है जो कार्बन को जो है एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है? रीज़न
अब रीजन में क्या दिया हुआ है, आर्टिफिशियल डिपॉजिट्स, जो आर्टिफिशियल डिपॉजिट्स हैं सच एज सम ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड केमिकल्स एब्जॉर्ब एंड कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड रिड्यूस इट्स कंसंट्रेशन। दूसरा वाला भी सही है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो नेचुरल सिंक्स हैं, ठीक है, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, मेरा ओशियन हो गया, ये सब क्या करते हैं, ये सब कार्बन सिंक का मेन सोर्स है। अब इसका कारण क्या है कि जितने भी आर्टिफिशियल डिपॉजिट्स हैं, जो भी केमिकल्स हम लोग ओशियन के अंदर डिपॉजिट कर रहे हैं, जो एटमॉस्फेयर पे हम लोग रेगुलरली जो है जो भी केमिकल्स हैं या जो भी आर्टिफिशियल चीजें हैं वो रिलीज कर रहे हैं, ये जो है ये क्या करती है, इसके अंदर जो केमिकल्स है वो CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है एटमॉस्फेयर से, जिसके कारण एटमॉस्फेयर के अंदर जो CO2 है वो रिड्यूस हो रहा है, वो कम हो रहा है। तो दूसरा वाला ऑप्शन भी सही ही है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा बोथ ए एंड आर, बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर करेक्ट एंड इंडिपेंडेंट, दोनों क्या है, अलग अलग हैं और इंडिपेंडेंट है। ठीक है, 12 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन जो है वो प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। एक है हांगुल प्रोजेक्ट, दूसरा है टाइगर प्रोजेक्ट, तीसरा है मेरा स्नो लिपार्ड प्रोजेक्ट, और जो चौथा नंबर है वो वल्चर प्रोजेक्ट। वल्चर प्रोजेक्ट जो है वो कब आया था, 2009 में आया था। वल्चर प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है। स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट कब आया है, 2006 में आया है, ठीक है। अगर बोला जाए कि टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है, तो 1970 में आया है, और हानगुल जो प्रोजेक्ट है वो 1973 में आया है। तो यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया। जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो आया है 1973 में, और हांगुल प्रोजेक्ट जो है वो 1970 में आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हांगुल प्रोजेक्ट जो है वो 1970 में आया है, तो पहला वाला 1 का डी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और फिर 1 का डी इसमें भी है, ठीक है। 2 का ए इसमें है, 2 का ए इसमें भी है, 2 का ए इसमें भी है, ठीक है। 3 जो है स्नो लेपर्ड जो है वो कब आया है, तो 2006 में स्नो लेपर्ड वाला कॉन्सेप्ट आया था। तो 2000 बी, 3 का बी कहाँ पे है मेरा, 3 का बी यहाँ पे है। 4 का मेरा क्या है यहाँ पे, 4 का सी है, यानी कि ऑप्शन 3 जो है ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो 13 नंबर का क्वेश्चन जो है ये यहाँ पे क्या कह रहा है, 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कीस्टोन स्पीसीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कीस्टोन स्पीसीज क्या होता है। कीस्टोन स्पीसीज जो है वो ऐसे स्पीसीज होते हैं जो एनवायरनमेंट को जो है बहुत ज्यादा मात्रा में जो है इम्पैक्ट करते हैं, भले ही इनकी संख्या कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको पता है लायन, लायंस की संख्या एनवायरनमेंट में कम है, लेकिन अगर लायंस ना रहें तो हमारा एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह की जो स्पीसीज होती हैं, उसी तरह से एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट, एलिफेंट का बहुत बड़ा रोल होता है एनवायरनमेंट में। ठीक है, ये जो है मतलब समझो कि ये इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम को बना के रखता है। ठीक है, तो लायन हो गया, एलिफेंट हो गया, इन सबको हम लोग की स्टोन स्पेसीज कहते हैं। जैसे भूमि को समतल बना के रखने का काम जो है एक एलिफेंट का होता है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, लेकिन ये हकीकत है। ठीक है, एलिफेंट्स का अगर आपने कुछ स्टोरी वगैरह सब सुना होगा तो आपने देखा होगा कि ये जंगलों में जो है ये बहुत सारी चीजें जो इधर उधर हो जाती हैं, उस चीज को जो ठीक करने का काम है, एक इकोसिस्टम को बना के रखने का काम है, वो एलिफेंट भी करते हैं। ठीक है, अब एग्जैक्टली इसके लिए एक टर्म आता है, वो मुंह पे नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन आप गूगल कर लेना, गूगल पे आपको समझ में आ जाएगा। सिंपली गूगल करना वाई इन हाउ एलिफेंट मेंटेन इकोसिस्टम, तो आपको समझ में आ जाएगा, वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, इन सबको हम लोग की स्टोन स्पेसीज कहते हैं। क्या कहते हैं, की स्टोन स्पेसीज। क्या होता है की स्टोन स्पेसीज, ऐसे स्पेसीज या ऐसे जानवर या ऐसे एनिमल्स या ऐसे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिनकी संख्या कम होती है लेकिन वो इकोसिस्टम को बहुत लार्ज क्वांटिटी में इम्पैक्ट करने का पावर रखते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कीस्टोन स्पीसीज कहते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 1 है, डिसप्रोपोर्शनेट लार्ज इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम, ठीक है, तो ऑप्शन 1 जो है ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन है, अ पॉपुलेशन दैट इज एट इक्विलिब्रियम इज। एक ऐसा पॉपुलेशन जो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब क्या होता है,
ना तो वो इंक्रीज करेगा ना ही वो डिक्रीज करेगा, वो मेंटेन रहेगा। तो ऑलमोस्ट स्टेबल इन नंबर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ऑप्शन 3 जो है ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड एज प्रोड्यूसर इन फूड चेन। इजी क्वेश्चन है। प्रोड्यूसर कौन होता है? तो जो हमारा ऑटोट्रॉप्स है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड मिलेनियम डेवलपमेंट गोल मैच द मोस्ट। देखो, इन दोनों जगहों पे चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो या फिर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हो, इन दोनों जगहों पे जो कॉमन है वो है मेरा पोवर्टी एंड हंगर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? पोवर्टी एंड हंगर। ठीक है, जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? पोवर्टी एंड हंगर। ठीक है, तो ऑप्शन 2 राइट आंसर है। 17 नंबर का क्वेश्चन आता है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज और हैव बीन द मेन एजेंडा ऑफ सस्टेनेबल गोल to which 193 nations have pledged। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है, which of the following has or have the main agenda of sustainable goal। तो सस्टेनेबल गोल अगर आपने पढ़ा हुआ है तो लीव नो वन बिहाइंड, ये इसका एक प्लेज है कि कोई भी छूटना नहीं चाहिए। दूसरा है, endeavor to reach the furthest behind first। सबसे पीछे रह गए लोगों को तक जो है सबसे पहले पहुंचने का प्रयास करना है। मतलब जो पीछे छूट रहे हैं, जो पीछे हैं, ठीक है, उन्हें पहले पकड़ना है, उन्हें पहले ठीक करना है। तो दोनों होगा इसका। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रीन प्लांट दैट कैन मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस आर टर्म्ड। जो ग्रीन प्लांट है, जो अपना खाना खुद से बना सकती है, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, आर्टम डाइज, इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। इजी क्वेश्चन था। 19 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल। आपको पता है नेशनल एक्वेटिक एनिमल किसे कहा, घोषित करा गया है? तो जो गंगा की जो डॉल्फिन है उन्हें घोषित करा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, in which of the following year did sustainable development goals set by the UNDP start for implementation। ठीक है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो किस ईयर से जो है यूएनडीपी ने स्टार्ट करा था? तो एक्चुअल में ये 2015 में इसे बोल दिया गया था कि ये स्टार्ट होगा, लेकिन 2016 से, जनवरी 2016 से ये इम्प्लीमेंट हुआ है। ठीक है, 2016 यहाँ पे मेंशन नहीं है तो 2015 ही लिखना पड़ेगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेट बाय द यूएनडीपी स्टार्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इम्प्लीमेंट जो है एक्चुअल में जनवरी 2016 से हुआ है। ठीक है, आप लोग चेक कर सकते हो गूगल पे भी, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है 16, तो इसलिए हम लोग 2015 मार्क करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा, पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ। पॉपुलेशन जो है वो किससे जुड़ा होता है? तो ऑब्वियस एक पर्टिकुलर एरिया के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं या किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज के जितने भी ऑर्गेनिजम्स के नंबर्स होते हैं, ठीक है, दैट आर कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग अमंग देमसेल्फ, जो रिप्रोड्यूस करने में पॉसिबल होंगे, कैपेबल होंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म इन अ स्पीसीज दैट आर कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग अमंग देमसेल्व्स। ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म जिनके पास कैपेबिलिटीज होगी रिप्रोडक्शन करने की, ठीक है, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? पॉपुलेशन कहेंगे उस पर्टिकुलर स्पीसीज का। तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, 22 नंबर का क्वेश्चन है, द नेचुरल कार्बन सिंक्स हैव अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन। जो नेचुरल कार्बन सिंक है, ठीक है, जो नेचुरल कार्बन सिंक है, जैसे हमने देखा था अभी, ओशियन देखा था हमने, जो है फॉरेस्ट देखा था, तो have a maximum limit of carbon dioxide absorption। What will be the what will be caused when it exceed? क्या होगा जब जो है जो है अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस है ओशियन जो है वो एसिडिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन 1 है और ऑप्शन 2 है दोनों होगा। ठीक है, मतलब जब आप देखो एनवायरनमेंट के अंदर जब CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो आपको पता है कि वो क्या होगा, CO2 जो है वो पानी के साथ, वाटर के साथ मिल करके जो है कार्बोनिक एसिड बनाता है।
तो यानी कि जो ओशन है वो एसिडिफाई होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। अब वो एसिडिफाई हो गया तो ये कहीं न कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट बनाएगा किसके ऊपर में? कोरल्स के ऊपर में, अलगी के ऊपर में, शेलफिश के ऊपर में, ठीक है? मतलब जिन्हें जो है ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट में रहना पसंद नहीं है। तो वो लोग धीरे-धीरे करके वो प्रजातियाँ क्या होती जाएँगी? लुप्त होती जाएँगी। तो यानी कि ऑप्शन वो 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए यहाँ पे बोथ ए एंड बी दिस इज़ ऑप्शन 3 ये जो है इसका राइट आंसर होगा। 23 नंबर का क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरो fluorinated gas has been added as the seventh greenhouse gases तो यहाँ पे नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड इसका राइट आंसर है ठीक है जो सेवेंथ जो ग्रीन हाउस गैसेस है फ्लोरिनेटेड मतलब जिसमें फ्लोरीन आता हो ठीक है वो कौन सा गैस है तो नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड इसका राइट आंसर होगा ठीक है नेक्स्ट है मेरा यहाँ पे 24 नंबर का ठीक है अब देखो यहाँ पे ये एटमॉस्फेयर से क्वेश्चन है एटमॉस्फेयर के लेयर्स इंपॉर्टेंट है ठीक है देख के जाना एक है मेरा ट्रोपोस्फेयर जिसके अंदर जो है क्या होता है डस्ट पार्टिकल सबसे सामने का है तो ऑब्वियस है धूलकंद होगा स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो ओजोन लेयर से जुड़ा हुआ है ओजोन लेयर से जुड़ा हुआ है इसका मतलब स्ट्रेटोस्फेयर में आपको पता है यूवी रेज को रोकने की क्षमता होती है ओजोन गैस यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है ठीक है तो बी का 2 हो गया ए का 1 हो गया आइनोस्फेयर जो है वो सबसे ज्यादा गर्म होता है क्योंकि यहाँ पे आयंस प्रेजेंट होते हैं और गर्म होने की वजह से मेटियोर जो है बस उल्कापिंड जो है वो आइनोस्फेयर तक ही आ पाता है और आइनोस्फेयर में ही वो जल के खाक हो जाता है ठीक है और एक्सोस्फेयर मतलब सबसे बाहर का जो जो एटमॉस्फेयर का जो सबसे बाहरी लेयर है उसे हम लोग एक्सोस्फेयर कहते हैं जिसे जहाँ पे आपको ध्रुवीय प्रकाश या ऑरोरा देखने को मिलता है तो ए का 1 बी का 2 सी का 3 डी का 4 ये इसका राइट आंसर होगा आपको ढूंढना है वो चीज A1 B2 C3 देखो पहला ऑप्शन ही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है 25 नंबर का क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस फॉर ऑल फूड चेन जितने भी फूड चेन है इसका बेस क्या है ठीक है तो ऑब्वियस है सबका जो बेस है बेस में क्या है मेरा तो बेस में प्लांट है तो प्लांट इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नंबर का क्वेश्चन है टोटल ऑर्गेनिक मैटर इन एन इकोसिस्टम इज टोटल ऑर्गेनिक मैटर टोटल ऑर्गेनिक मैटर एक इकोसिस्टम में जो है उसे क्या कहते हैं तो टोटल ऑर्गेनिक मैटर को इकोसिस्टम का हम लोग क्या कहते हैं बायोमास कहते हैं तो बायोमास जो है ये इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट है मेरा एनर्जी पिरामिड इज अब एनर्जी पिरामिड हमेशा जो है वो कैसा होता है इस तरीके से होता है जिसमें सबसे ऊपर वाला टॉप कंज्यूमर होगा ठीक है ऑलवेज इन्वर्टेड नहीं होगा ऑलवेज हॉरिजॉन्टल कोई सेंस नहीं बन रहा है पिरामिड या तो इन्वर्टेड होगा या फिर अपराइट होगा तो ये कोई मतलब नहीं बना यहाँ भी कोई मतलब नहीं होगा समटाइम्स डायगनली ये भी नहीं हो सकता ठीक है तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन होगा नन ऑफ द अबव होगा क्योंकि एनर्जी पिरामिड जो होता है वो हमेशा अपराइट होता है और ये 10% रूल को फॉलो करता है ठीक है क्या है 10% रूल ये मैंने आपको लास्ट क्लास में या फिर जो आपकी जो क्लासेस हुई हैं निशांत एकेडमी एप्लीकेशन पर वहां पे मैंने समझाया हुआ है इसकी एक और क्लास होगी ठीक है एनवायरनमेंट के ऊपर में जहाँ पे हम लोग बाकी का जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसे कवर कर लेंगे ठीक है नेक्स्ट है एज अ रिजल्ट ऑफ बायो मैग्निफिकेशन द सेकेंडरी कंज्यूमर विल बी ठीक है बायो मैग्निफिकेशन के रिजल्ट ठीक है एज अ रिजल्ट ऑफ बायो मैग्निफिकेशन द सेकेंडरी कंज्यूमर विल बी तो बायो मैग्निफिकेशन जब भी होगा उसमें जो सेकेंडरी कंज्यूमर वो क्या हो जाएगा वो मोस्ट टॉक्सिक हो जाता है तो यहाँ पे जो जो पहला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट आता है 29 नंबर का क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट हार्मफुल एज अ नेचुरल कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर ठीक है नेचुरल कंपोनेंट नॉट हार्मफुल है ठीक है कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट हार्मफुल एज अ नेचुरल कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर तो एटमॉस्फेयर का नेचुरल कंपोनेंट के रूप में वो हार्मफुल नहीं होता है तो कौन है नाइट्रोजन ही है इसका ठीक है नाइट्रोजन ऐसा गैस होता है जो हार्मफुल नहीं होता है कभी भी तो नाइट्रोजन इज द राइट आंसर 30 नंबर का क्वेश्चन है मीनामाता कन्वेंशन ऑन मरकरी वाज साइंड इन ठीक है देखो मीनामाता कन्वेंशन जो है मीनामाता एक सिटी है जापान का ठीक है जापान का एक सिटी है तो जापान की सिटी में क्या हुआ मरकरी से रिलेटेड जो है एक कन्वेंशन करा गया जिसमें मरकरी का प्रोडक्शन कम करने के लिए क्यों क्योंकि मरकरी की वजह से एक बीमारी होती है ठीक है एक तरह की बीमारी होती है जो ह्यूमंस में बहुत ज्यादा होती है
ठीक है? तो मरकरी के प्रोडक्शन को रोकने के लिए एक कन्वेंशन लिया गया, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा जिसमें ऑलमोस्ट 147 नेशंस ने पार्टिसिपेट करा था। तो इस कन्वेंशन को हम लोग मीना-माता कन्वेंशन कहते हैं। ये 2013 में साइन हुआ है और 2017 से जो है ये इम्प्लीमेंट हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है? इसके अलावा और तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, तो 30 क्वेश्चन तक हम लोग यहाँ पे रखते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो आपको अगली क्लास में मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।